इस कक्षा को देख रहे सभी अभ्यर्थियों का आशु कोचिंग अकेडमी में स्वागत है। मैं आपकी रूपाली मैम आपके लिए लेकर आई हूँ नई क्लास, जिसमें हम अपने बहुविकल्पीय प्रश्नों को पढ़ेंगे जो कि यूपी लेखपाल परीक्षा से संबंधित है। पुलिस परीक्षा आपकी कल है, तो पुलिस परीक्षा के विद्यार्थियों को मेरी ओर से बेस्ट ऑफ लक। बहुत धैर्य के साथ अपना पेपर दें। अब हम पढ़ते हैं अपने पेपर के लिए। तो हमारे बहुविकल्पीय जो प्रश्न हैं, तो हमारा पहला प्रश्न है, किसी छात्र द्वारा अपने विद्यालय में मनाए गए वार्षिक उत्सव की उत्साहपूर्ण जानकारी अपने प्रिय मित्र को देनी है। यह किस प्रकार का पत्र कहलाएगा। आपके विद्यालय में वार्षिक उत्सव होते हैं और उसकी आप सबको बहुत खुशी रही है। आप भी विद्यालय में पढ़े हुए हैं, 10th और 12th बोर्ड आपने निकाला है, तभी आप यहाँ तक पहुँचे हैं। और उस समय का आप देखते हैं कि बच्चे में एक अलग ही उत्साह होता है। अगर उसका किसी दूसरे स्कूल में मित्र पढ़ रहा है या वो शहर में आके अपनी पढ़ाई कर रहा है और गांव में उसके मित्र रहते हैं, पारिवारिक कोई मित्र है, तो ये उसी तरह का है कि यदि वह उसके विद्यालय में कोई वार्षिक उत्सव है तो उसकी वह जानकारी अपने मित्र को पत्र के द्वारा लिख के दे रहा है, तो ये किस प्रकार का पत्र कहलाएगा। इस प्रश्न में हमारे विकल्प दिए हुए हैं, कार्यालय पत्र, व्यक्तिक पत्र, निमंत्रण पत्र, सूचना पत्र। तो कार्यालय से संबंधित कोई कार्य नहीं है, तो आपका यह ए ऑप्शन नहीं आएगा। निमंत्रण पत्र, कोई उसके घर पे फंक्शन नहीं हो रहा है जिसकी वो पत्र लिखेगा, तो निमंत्रण पत्र भी नहीं है। बी है आपका व्यक्तिक पत्र, तो यह आपका एकदम सही आंसर है, क्योंकि अनौपचारिक पत्र की श्रेणी में यह आता है जिन्हें व्यक्तिगत मामलों के संबंध में पारिवारिक सदस्यों, मित्रों व अन्य परिजनों को लिखा जाता है। यह आपका जो पत्र है वो अनौपचारिक पत्र की श्रेणी में आता है। इन्हें व्यक्तिगत मामलों, मित्रों, परिजनों और अन्य सदस्यों के लिए लिखा जाता है। ठीक है, तो जो भी पत्र या मित्र को लिखा जाएगा या परिवार के किसी सदस्य को लिखा जाएगा, ठीक, तो वह आपका व्यक्तिगत पत्र कहलाएगा और यह अनौपचारिक पत्र की श्रेणी में आएगा। यदि विद्यालय के किसी कार्य के लिए छात्र द्वारा पत्र लिखा जा रहा होता या किसी छोटे अधिकारी द्वारा बड़े अधिकारी के लिए पत्र लिखा जा रहा होता, तो वह सब आपके औपचारिक में आते हैं। किस में आते हैं? औपचारिक में। तो यहीं पे हम दो चीज़ों को समझते हुए चलते हैं। औपचारिक के अंतर्गत आपकी वे चीज़ें आती हैं जिन्हें शिष्टाचार के द्वारा, मतलब भाषा को एकदम ध्यानपूर्वक लिखना है, कोई भी शब्द गड़बड़ नहीं होना चाहिए, आगे पीछे नहीं होना चाहिए, किसी तरह का मजाक उसके अंतर्गत नहीं होना चाहिए। लेकिन अनौपचारिक में आप इस तरह का लिख सकते हैं। उसमें आपको ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं होती है कि क्रम से यहाँ तक ही आपकी लाइन होनी चाहिए, कहीं आगे तो नहीं बढ़ गई, कहीं पीछे तो नहीं रह गई, कहीं मैंने कोई मजाक का शब्द तो नहीं लिख दिया, कहीं मैंने अपने उसमें कोई उसके लिए जो उसका नाम है उसकी जगह कोई मैंने जो प्यार मोहब्बत में नाम ले लेते हैं, मतलब निकनेम जैसा, तो यूज़ नहीं कर दिया, तो ऐसा आपको डरना नहीं पड़ता है। तो इसके अंतर्गत आपका व्यक्तिक है, जिसके अंतर्गत भाषा जो आ जाएगी वो अनौपचारिक आ जाएगी। और अनौपचारिक पत्र जो है वो मित्र, परिजन, परिवार के सदस्य, इत्यादि के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है या लिखा जाता है। संक्षेपण कितने शब्दों में लिखना चाहिए? तो सर्वप्रथम हम समझेंगे संक्षेपण। सबसे पहले हमें ये शब्द ही समझना है कि संक्षेपण किसे कहते हैं। तो किसी भी विस्तृत विवरण, व्याख्या, वक्तव्य, पत्र व्यवहार, लेख के तथ्यों, निर्देशों के ऐसे संयोजन को संक्षेपण कहते हैं। जो चीज़ आपकी डिटेल में होती है उसके ऐसे संयोजन को संक्षेपण कहते हैं, जिसमें सभी अनिवार्य, मतलब जितना भी उपयोगी था
अनिवार्य मतलब जिन्हें छोड़ा ना जा सकता। उपयोगी मूल तथ्यों का प्रवाहपूर्ण संक्षिप्त, कम शब्दों में एक तरह से कह सकते हैं हम, संक्षिप्त संकलन हो। अनिवार्य, ठीक है। जो भी आपका चीज़ है, मतलब चाहे वह आपकी विस्तार किसी भी टॉपिक की व्याख्या है, वक्तव्य है जो कि आप स्पीच देने वाले हैं, पत्र व्यवहार है या लेख के तथ्य हैं, तो उसमें सभी अनिवार्य, उपयोगी और मूल तथ्यों का प्रभावपूर्ण संक्षिप्त संकलन होना ही क्या कहलाता है, या करना संक्षेपण। कितने शब्दों में लिखना चाहिए, अब यह कितने शब्दों का होना चाहिए, इसकी भी एक लिमिट है, क्योंकि आप संक्षिप्त को ऐसा नहीं है कि पूरी किताब लिख दो उस पर, ठीक। तो इसके लिए कितना लिमिट दी गई है, और उसे हम एक पन्ने पे भी नहीं निपटा सकते। जब कोई चीज़ अनिवार्य है, कुछ चीज़ें ज़्यादा बड़ी होती हैं और उनके लिए आपको लिमिट दी हुई होती है। जैसे कि मेंस का पेपर है, तो आप जो बच्चे लेखपाल की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वो यूपीएससी के बारे में थोड़ी सी जानकारी अवश्य रखते होंगे। तो उसमें मेंस का एक एग्ज़ाम होता है, उसमें भी बच्चों के लिए एक लिमिट दी जाती है कि जो आपका प्रश्न किया गया है उसके बारे में आपको एक पेज, मतलब सिर्फ एक पेज खर्च होना चाहिए, एक इधर का पन्ना एक उधर का पन्ना, उतने में ही आपको उस टॉपिक में क्या ज़रूरी है वो सारा बताना है। क्योंकि आपके जो प्रश्न उसमें आते हैं बच्चों के, वो इतने ज़्यादा होते हैं लिखने के लिए कि वह एक ही प्रश्न पे बहुत सारा नहीं लिख सकते, अपना टाइम नहीं दे सकते, वरना अन्य प्रश्न उनके छूट जाएंगे। तो अधिकांशतः बच्चा सिर्फ एक पेज का ही उपयोग कर पाता है और उसके अंतर्गत अपनी पूरी जो उसने उसके बारे में जानकारी पाई है, जो उसमें अनिवार्य तथ्य हैं, वो सारे उसमें निकालता है, मतलब लिखता है। और अगर डायग्राम की भी आवश्यकता होती है तो डायग्राम को भी उसमें बताता है। तो इसको हम कितने में लिखेंगे, तो इसके लिए बताया गया है, ऑप्शन पहले हम पढ़ लेते हैं। 1/3 शब्दों में, 2/3 शब्दों में, आधे शब्दों में, 3/4 शब्दों में। तो इसका सही आंसर है 1/3 शब्दों में। ये इसे बोल, या इसके लिए दूसरा जो शब्द उपयोग होता है वह होता है मूल का तृतीयांश। चाहे इसे 1/3 पढ़ लो, चाहे इसे तृतीयांश दिया हो, आपका दोनों ही शब्दों में आपको इस पे ही टिक लगाना है। यदि 1/3 शब्द दिया है तो 1/3 पर, और तृतीयांश दिया है तो तृतीयांश पर। निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं। तो आपकी जो मैंने पहली क्लास पढ़ाई है वर्णमाला, उसमें आप सबको बता दिया है कि स्पर्श व्यंजन कौन से हैं, अंतस्थ कौन से हैं, ऊष्म व्यंजन कौन से हैं, संयुक्त व्यंजन कौन से हैं, महाप्राण, अल्प प्राण, घोष, ठीक है, सघोष, सारी चीज़ें मैंने आपको डिटेल्स में बताई हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पे जब आपका प्रश्न आया, और देखते हैं आप ये प्रश्न देखिए कितना उपयोगी है कि आपसे 3 बार पूछा जा चुका है अब तक की परीक्षाओं में। तो यहाँ हम देखते हैं, पहला ऑप्शन हमारा य र ल व, बी है हमारा छ त्र ज्ञ और विसर्ग, डी है हमारा श फ्र श स स ह, सी है हमारा ई च छ ऋ। तो मैंने आपको कल भी बताया था जब प्रश्न आया था, कल या परसों की क्लास में, और आज फिर आ गया है यही प्रश्न। तो इसका सही आंसर होगा ए, संयुक्त व्यंजन, सॉरी अंतस्थ व्यंजन। तो आपके अंतस्थ व्यंजन है य र ल व, ठीक। नद्यागम शब्द का संधि विग्रह है।
तो इसमें संधि विग्रह का मतलब अलग अलग करना होता है या विच्छेद बोल लिखा हो, सेम शब्द है, ठीक है, आपका अर्थ एक ही है। नद्य प्लस आगम, नदी प्लस आगम, नदी प्लस आगम, नद्या प्लस गम। तो यहाँ पे जब ये जो शब्द बना हुआ है आपका, ये क्या होता है, इसमें आधा दा होता है और या होता है। जब आधा दा और या को मिलकर बनाते हैं तो हमारा ये शब्द बनता है, ठीक है। तो दे तो हमारे नद्या प्लस गम, तो इसका सही आंसर होगा ई। इसमें आप देख रहे हैं कि ई प्लस आ मिलकर क्या बना रहे हैं, या। तो कल भी हमने समझाया था और आज भी बता रहे हैं, जब ई प्लस आ मिलकर या बनाए तो आपका यड़ संधि होता है। तो यहाँ पे यदि ये पूछा जाता कि इसमें संधि कौन सी है तो आंसर होता यड़ संधि, और इसका सही आंसर है नदी प्लस आगम। निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद सही है। देखिए अब आपका विच्छेद शब्द आ गया, ऊपर आपका विग्रह शब्द दिया हुआ था। महाऋषि, महा प्लस अर्षि, महाविद्यालय, महा प्लस विद्या प्लस लय, व्याकुल, व्या प्लस कुल, मध्यवरी, मधु प्लस अरि। सबसे पहले आप समझिए कि संधि विच्छेद की एक सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि हम विच्छेद किसी भी शब्द का नहीं कर सकते। शब्दों के विच्छेद के समय हमें यह अवश्य ध्यान रखना होता है कि हमने जो अलग शब्द तोड़ा, जिन शब्द के हमने जो टुकड़े किए, तो प्रत्येक शब्द का अर्थ होना चाहिए। कभी भी निरर्थक शब्द की संधि नहीं होती। मतलब शब्द जो है उसका तो अर्थ है, पर आपने जब विच्छेद कर दिया तो आप कुछ भी तोड़ दे रहे हैं, वो एक निरर्थक शब्द में जो तोड़ दे रहे हैं, तो निरर्थक शब्द की कभी भी संधि विच्छेद नहीं होता। विच्छेद के पश्चात भी शब्द का अर्थ होना आवश्यक है, तभी वो आपका उचित संधि विच्छेद है। यदि वो निरर्थक रह रहा है तो वो आपका विच्छेद गलत पहले ही हो गया। तो यहाँ हम समझते हुए चलते हैं। पहला है आपका महर्षि, तो महा प्लस ऋषि, तो इसमें आपका निकल रहा है बड़ा आ प्लस यहाँ निकल रहा है ऋण, तो मिलके बन गया अर। तो ये हो गया आपका गुण संधि। जिन बच्चों को डिटेल्स में संधि समझनी हो तो मेरी प्लेलिस्ट में संधि की क्लासेस पड़ी हुई हैं, मैंने प्रत्येक संधि को उसमें समझाया है। आप डिटेल से संधि को समझ सकते हैं, और शॉर्ट में भी वहाँ पे संधि पाई गई है, तो शॉर्ट में भी केवल नियमों के अनुसार आप संधि को समझ सकते हैं। विद्या, महा प्लस विद्या प्लस लय, ये भी आपका गलत है, टूटेगा महा प्लस विद्या प्लस आलय में, आलय में यदि होता तो आपका ठीक होता, ठीक। तो इसीलिए इसको हम 3 में ना तोड़ के 2 ही जगह तोड़ेंगे। जो विद्यालय हमारा है वो विद्या प्लस आलय में टूटता तो ठीक होता, लेकिन अब इससे हम सिर्फ 2 ही जगह तोड़ेंगे। तो महा प्लस विद्यालय, तो आ प्लस ई, व्याकुल, ये टूटेगा आपका वी प्लस आकुल, तो ये भी गलत तोड़ा हुआ है। बी से ई निकलेगा, यहाँ से आ निकलेगा, ई और आ मिलके क्या बनाएंगे या, तो यहाँ पे आपका क्या है या, तो इसमें कौन सी संधि हो गई, यड़ संधि।
जब महाविद्यालय आपका टूटता है तो महा प्लस आलय में टूटता है, और महाआलय का अर्थ आपके महाविद्यालय से ही लिया जाता है, इसलिए यहाँ पे आ और आ निकलता है तो यहाँ दीर्घ संधि है। आपका ऑप्शन डी राइट आंसर है। मध्वरी तो उ प्लस आ, और उ प्लस आ मिलके जब बा बनाते हैं तो आपका यड़ संधि होता है। तो हम देख रहे हैं कि आपकी परीक्षा में अधिकांशतः यड़ संधि को पूछा जा रहा है, तो यड़ संधि को आपको बहुत ही ध्यान से समझना है। सतसई किस समास का उदाहरण है? आपके विकल्प दे रखे हैं तत्पुरुष, द्वंद्व, कर्मधारय, द्विगु। तत्पुरुष समास जिसका उत्तर पद प्रधान हो, मतलब बाद का पद क्या हो? प्रधान। कर्मधारय विशेषण व विशेष, अर्थात पहला पद दूसरा पद, ये अधिकांशतः संज्ञा के रूप में होगा। द्वंद्व जिसमें आप योजक चिन्ह देखते हैं, ये इसे माता पिता, भाई बहन, ठीक। द्विगु जिसमें संख्या, मतलब जो संख्यावाचक होता है, पहला पद क्या होती है? संख्या, संख्यावाचक। तो हिंदी में आप देखते हैं कि सतसई रचना किसकी है? सतसई रचना हिंदी में किसकी है? तो बिहारी जी की, इनकी बहुत ही प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर, देखन में छोटे लगें घाव करें गंभीर। तो सतसई से अर्थ है 700। तो इसमें 700 मतलब अंक आ गए, आपके संख्या आ गई, तो इसका सही आंसर है द्विगु समास। जिस समासिक शब्द में पूर्व पद और उत्तर पद गौण होता है, अभी मैंने आपको बताया पूर्व पद प्रधान है तो आपका आ जाता है अवयवी, अव्ययी। उत्तर पद प्रधान है तो तत्पुरुष, और पहला पद मतलब पूर्व पद आपका विशेषण है और उत्तर पद आपका विशेष्य, अधिकांशतः संज्ञा है। तो आपका कर्मधारय और आपका माता पिता जिसमें योजक चिन्ह लगा हुआ है, ठीक है। गाय भैंस, अमीर गरीब, ऊंच नीच, ठीक, दिन रात, तो वो आपका द्वंद्व है। तो इसमें आपका बोल रहा है कि पूर्व पद और उत्तर पद गौण हो, मतलब इनकी विशेषता ना हो, और कोई तीसरा पद प्रधान हो, जो लिखा ही नहीं होता है वो पद इसमें निकल के आता है, वो अर्थ इसमें निकल के आता है। वहाँ कौन सा समास होता है? तो वहाँ होता है आपका बहुव्रीहि समास। जैसे वीणा धारणी, वीणा को धारण करने वाली, तो वीणा को कौन धारण करता है? तो माँ सरस्वती। पीतांबर, पीले हैं वस्त्र जिसके, तो पीले वस्त्र कौन पहनता है? कमेंट करके बताएं। कमेंट में सबको बताना है कि पीले वस्त्र कौन पहनता है। चक्रधारी, जो चक्र को धारण करता है, तो चक्र को धारण कौन करता है? तो विष्णु जी, ठीक। उपसर्ग के अनुसार असंगत उपसर्ग शब्द है, मतलब जो जिसमें उपसर्ग नहीं लगा हुआ है उसे हमें छांटना है। उपसर्ग कहाँ लगता है? उपसर्ग कहाँ लगता है या किसे कहते हैं? तो उपसर्ग शब्द के पहले लगता है, और वे शब्द जो शब्द के पूर्व लगकर उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं वही क्या कहलाते हैं? आपके उपसर्ग।
वे शब्द जो किसी शब्द के पूर्व लग उसका अर्थ बदल देते हैं क्या कहलाते हैं? उपसर्ग। ठीक है, तो पहला ऑब्जेक्टिव है सवर्ण, संताप, सम्मोहन, संवाद, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हम देख रहे हैं ताप के आगे लग गया सम, सम के बाद क्या लग गया? ताप। सम के बाद क्या लग गया? मोहन। सम के बाद क्या लग गया? बाद। लेकिन सवर्ण, तो वर्ण से पूर्व लगा है आपका वा। तो आपके शेष तीनों में क्या था कि सम था, तो सम आपका उपसर्ग था तीनों में। ठीक है, लेकिन सवर्ण में जो सा है वो उपसर्ग है, लेकिन वो केवल सा है और बाकी सब में क्या लगा है? सम। तो सवर्ण आपका असंगत उपसर्ग है, लेकिन शेष आपके सेम हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत प्रत्यय विकल्प कौन सा है? तो आपके विकल्प दे रखे हैं। पहला है कौंतेय, बी है राध्य, सी है राष्ट्रीय, डी है पाथ्य, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप ए में देख रहे हैं कांतेय, तो ए की मात्रा और या आ रहा है। फिर आपका ए की मात्रा और या आ रहा है। राष्ट्रीय में आपका ई की मात्रा और या आ रहा है, और पाथ्य में भी आपका ए की मात्रा और या आ रहा है। तो सी आपका असंगत प्रत्यय यव शब्द का तद्भव है। विकल्प हैं आपके जौ, वी गति, सी आयु, डी ज्वारी, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। बेटा आपको बीच बीच में ट्रेन का हॉर्न आ रहा है। मेरा जो घर है वो स्टेशन के पास बना हुआ है, तो इसके लिए सॉरी। तो इसका सही आंसर होगा बेटा जौ। सर्वश्रु शब्द का तद्भव रूप है। तो आपके ऑप्शन दे रखे हैं श्वास, ससुर, सास, सांस, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसके लिए आप नोट कर लीजिए, इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सास, सी। ससुर के लिए बोलते हैं श्रवसुर, और साला होता है आपका, उसके लिए बोलते हैं श्याला। बाकी में आपके पहले तद्भव दे रखे हैं, बाद में मैंने तत्सम कर दिए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? भारत, लड़का, मित्रता, पेड़। कौन बताएगा कि मैंने द्रव्यवाचक संज्ञा की परिभाषा क्या लिखाई थी? ऑब्जेक्टिव में फटाफट आप अपने कमेंट में बताएं कि द्रव्यवाचक संज्ञा की मैंने परिभाषा आप लोगों को कल क्या लिखाई थी, जो कि एक बार नहीं 2 बार लिखाई गई थी। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं द्रव्यवाचक सर्वनाम संज्ञा की परिभाषा। लड़का और पेड़, मित्रता और भारत। तो लड़का और भारत तो क्या है आपकी जातिवाचक संज्ञा। ठीक, पेड़ हो गया आपका द्रव्यवाचक संज्ञा। तो राइट आंसर क्या आएगा? मित्रता, जिसमें मित्र का भाव आ रहा है।
तो गुण, दोष और धर्म को जो बताए वो क्या है आपका भाववाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या बताई थी? जो धातु, द्रव्य, सामग्री और पदार्थ को बताए। ठीक है। कल भाववाचक संज्ञा के प्रकार भी बताए थे। कितने थे? 5। जातिवाचक, विशेषणों से, सर्वनामों से, अव्ययों से और तीसरा क्रियाओं से। क्रम रहेगा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। पशु चर रहे हैं रेखांकित पद हैं। ऑप्शन: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, सी भाववाचक संज्ञा, डी द्रव्यवाचक संज्ञा। अभी तक मैंने आपको भाववाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा तो बता दी हैं। ठीक। अब बचा हमारा जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और समूहवाचक संज्ञा। तो इन्हें मैं डिटेल्स में बता रही हूँ, आप लिख लें। यहाँ हम लिखते हैं। तो सबसे पहले जातिवाचक संज्ञा। संज्ञा की परिभाषा सबको आती है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति के नाम को क्या कहेंगे? संज्ञा। इसके भेद हैं 5, उनको हम लिखते हैं। पूर्णबोध होता है। भाववाचक। नोट साथ साथ बनाते चलें। किसी पदार्थ के गुण, धर्म, अवस्था, मतलब उसकी दशा क्या है, वो बूढ़ा है, जवान है, व्यापार, का बोध होता है। अगला है हमारा द्रव्यवाचक। कलर चेंज कर देते हैं, कहीं आपको कंफ्यूजन हो जाए। जिस शब्द से माप, तोल, मात्रा बोल सकते हैं वाली वस्तु का बोध होता है। देखो, धातु भी आप माप तोलते ही हैं, तो धातु भी इसी में आती है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका समूहवाचक। किसी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध होता है।
अब बचा हमारा पहला जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा होती हैं वे संज्ञा जिससे किसी वस्तु, पदार्थ, व्यक्ति का बोध होता है। ठीक, तो डेफिनेशंस को ठीक से नोट कर लेना है ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। घर शब्द है ऋण तद्भव यौगिक योग ऋण, तो इसका सही अर्थ है, इसका सही उत्तर होगा तद्भव, क्योंकि तत्सम के रूप में इसे हम लिखते हैं गृह। गृह है इसका तत्सम। किस प्रकार के विशेषण में दो प्राणियों, वस्तु इत्यादि के गुण दोष अथवा विशेषता की तुलना कर एक दूसरे से बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है? तो सबसे पहले हम समझते हैं विशेषण की अवस्था। विशेषण की अवस्था, तो विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। तीनों अवस्थाओं को हम यहाँ समझ लेते हैं। नाम दे रखे हैं हमारे मूलावस्था, उत्तरावस्था और तीसरी होती है हमारी उत्तमावस्था। तो पहले मूलावस्था देखते हैं। मूलावस्था में क्या होता है, जिसमें विशेषणों को सामान्य प्रयोग होता है। सामान्य प्रयोग होता है। ये आपकी एक तरह से पॉजिटिव डिग्री है। पॉजिटिव डिग्री। उत्तरावस्था कॉम्परेटिव डिग्री। इसमें क्या होगा, तुलना होगी, दो व्यक्तियों के बीच, वस्तुओं के बीच तुलना। दो व्यक्ति या वस्तु के बीच तुलना। विशेषण में हम डिग्री एक तरह से पढ़ रहे होते हैं। जो इंग्लिश में आप डिग्री पढ़ते हो, तो पॉजिटिव को मूलावस्था बोलते हैं, कॉम्परेटिव को उत्तरावस्था बोलते हैं और सुपरलेटिव को उत्तमावस्था बोलते हैं। तो इंग्लिश से भी आप समझ सकते हैं। तो आपको आंसर आपका मिल गया। किस प्रकार के विशेषण में दो प्राणियों, वस्तु इत्यादि के गुण दोष अथवा विशेषता की तुलना कर सकते हैं? तो तुलना किस में हो रही है, उत्तरावस्था में। तो आंसर हमारा मिल गया है, लेकिन फिर भी हम उत्तम अवस्था को समझेंगे। उत्तमावस्था, देखो यहाँ भी संधि हो रखा है, उत्तम प्लस अवस्था, उत्तम प्लस अवस्था। तो उत्तम में क्या निकल रहा है, आ, और यहाँ भी आ है, दोनों आ मिलके क्या बना रहे हैं, बड़ा आ। तो ये भी आपकी संधि हो गई, दीर्घ संधि। तो उत्तम अवस्था में क्या होता है, तो उत्तम अवस्था में होता है इसमें दो से अधिक वस्तु। सुपरलेटिव में आप क्या कर रहे होते हैं, दो से भी अधिक वस्तुएं व्यक्तियों के बीच तुलना दिखा रहे होते हैं, या तो उन्हें उन सबसे बेस्ट दिखा रहे होते हैं या फिर आप डाउन कर देते हैं। ठीक, तो आपकी जो, अगर आपकी डिग्री क्लियर है तो आपके विशेषण भी क्लियर हो जाएंगे। अर्चना अत्यंत सुंदर है, रेखांकित पद का भेद बताइए। विशेषण, परिविशेषण, विशेष्य विशेषण, सविशेषण। तो मैंने आपको पिछली क्लासेस में भी बताया है कि जो शब्द विशेषण शब्दों की विशेषता बताते हैं उसे परिविशेषण कहते हैं। तो इसमें आपका सही आंसर आ जाएगा परिविशेषण। प्रविशेषण, प्रविशेषण बेटा सही उच्चारण है आपका प्रविशेषण, अभी थोड़ा मिस्टेक हो गया। मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया धातुएं क्या कहलाती हैं? तो सबसे पहले हम समझते हैं धातुओं को।
तो क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। ये 2 प्रकार की होती है। धातु जो है 2 प्रकार की होती है, अकर्मक और सकर्मक। मूल अकर्मक धातुओं में प्रत्यय जोड़कर सकर्मक एवं प्रेरणार्थक। मूल थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, थोड़ा सा कंप्रोमाइज, बस थोड़ा सा। मूल अकर्मक धातुओं में प्रत्यय जोड़कर सकर्मक एवं प्रेरणार्थक धातुएं बनाई जाती हैं। ठीक है, इसे ही हम क्या बोलते हैं? साधित सकर्मक धातु, जो कि इस प्रश्न का आंसर है। और 2 या अधिक धातुओं के संयोग से संयुक्त धातु बनाई जाती है। जिन धातुओं के संपादन में 2 कर्मों की आवश्यकता होती है, कितने? 2 कर्मों की आवश्यकता होती है, वहाँ द्विकर्मक। और जहाँ पर 2 से अधिक धातुएं जोड़कर या संयोग से कौन सी बनेगी? संयुक्त। और हमारी साधित सकर्मक क्रिया बनेगी मूल अकर्मक धातुओं में प्रत्यय जोड़कर सकर्मक एवं प्रेरणार्थक धातुएं बनाई जाती हैं, जो कि साधित सकर्मक धातु कहलाती है। मैंने इतनी बार डेफिनेशन बोल दी है। और प्रेरणार्थक मैं लिख देती हूँ। प्रेरणार्थक, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया इसमें, बस इसको इस तरह से लिखना है, तो आप इससे नोट कर सकते हैं। अर्थ के आधार पर संबंधवाचक अवयव को कितने भाग में विभक्त किया गया है? यह संबंध बोधक अवयव के कितने भेद हैं? ठीक, तो आपका ऑब्जेक्टिव दे रखे 13, 14, 12, 15, तो इसका सही आंसर होगा 13। हम लिख लेते हैं। पहला है आपका कालवाचक, स्थानवाचक, दिशावाचक, साधन, हेतुवाचक, विषयवाचक, व्यतिरेकवाचक, विनिमयवाचक, सादृश्यवाचक, विरोधवाचक, सहचरवाचक, संग्रहवाचक, अंतिम है तुलनावाचक। इसके उदाहरण हो जाएंगे अपेक्षा, आगे, सामने। सहचर के हो जाएंगे साथ, समेत, सहित। सादृश्य के हो जाएंगे समान, भांति। विनिमय के हो जाएंगे बदले, जगह। अन्य के जो हैं वो आपको आते ही हैं। हेतु का अर्थ होता है के लिए, तो उसका आ जाएगा लिए। अफसोस मैं नहीं जा सकता। रेखांकित शब्द के अवयव का प्रकार बताइए। पहला है संबोधन सूचक अवयव, शोक सूचक अवयव, आश्चर्य सूचक अवयव, हर्ष सूचक अवयव।
तो इसका आपका आंसर आ जाएगा आंसर बी, शोक, जिसमें विस्मय प्रकट किया जा रहा है और विस्मयबोधक चिन्ह भी आपका लगा हुआ है। तो आप यहीं से समझ सकते हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा। पर्यायवाची शब्दों का असंगत विकल्प है। पहला है आपका धाम, निलय, गेहे, आलय। अगला है आपका बी, क्षेम, दक्ष, निश्रात, पटु। नेक्स्ट है आपका देवपगा, त्रिपथक, देव नदी, सुरधुनी। डी है आपका वैष्णव, यक्ष, धनेश, हर्षखा। ई है आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ए ऑप्शन में जो दे रखे हैं वो सारे हैं आपके घर के। बी ऑप्शन में जो आपके दे रखे हैं वो हैं आपके कुशल। सी ऑप्शन में जो दे रखे हैं वो सब हैं आपके गंगा। अगले जो दे रखे हैं वो है आपका कुबेर। तो आपके सभी ऑप्शन संगत हैं, इसलिए असंगत विकल्प आएगा आपका ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द पर्यायवाची नहीं है? अर्थात आपका एक ऑब्जेक्टिव ऐसा है जिसमें जो विकल्प दे रखे हैं उसमें सभी पर्यायवाची एक ही शब्द के नहीं हैं। तो हम पढ़ते हैं विशिख, तीर, इशु। तो ये सारे हो गए हमारे वाण के। कल भी मैंने वाण से संबंधित आपको तत्सम पढ़ाया था। अगला है हमारा निशित, मध्यरात। ये तो दोनों हो गए हमारे रात के। वाशर, ये हो गया हमारा दिन का। कैवल्य, निर्माण और अपग्रह, ये हो गए आपके मोक्ष के। मोक्ष, असम, प्रस्तर और शिला। शिला तो आप जानते ही हैं, पत्थर। तो ये सारे हो गए आपके पत्थर के। सारे ऑब्जेक्टिव नोट कर लें, पर्यायवाची को नोट कर लें ताकि आपको पता रहे किनको पूछा जा रहा है। किसी एक का भी अगर पूछ ले तो भी आपको पता हो कि वह किसका पर्यायवाची है। किस विकल्प में सही विलोम युग्म नहीं है? विलोम दे रखे हैं एक दूसरे के, तो कौन सा जोड़ा खराब है? ए में दे रखा है प्रशंसा, निंदा, विलोम ठीक है। बी में दे रखा है स्वीकीय, परकीय, ठीक है। सी में दे रखा है सज्जन, दुर्जन, ये भी ठीक है। तो सीधे सीधे आपका डी ही गलत जाएगा, प्रलय, ध्वंस। तो ये आपका ठीक है क्योंकि प्रलय के साथ ध्वंस न आके सृष्टि आता है, इसकी जगह सृष्टि होता। कामायनी यदि आपने पढ़ी है हिंदी में तो उसमें प्रलय ही आती है। उसकी जो शुरुआत है पंक्तियों की वो प्रलय आने से ही होती है। उन्मीलन शब्द का विलोम निम्न में से क्या है? निमीलन, अवमीलन, अनुमीलन, निर्मीलन। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन ए, निमीलन। प्रसाद, प्रासाद युग्म का सही अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? ए है आपका कृपा, पूजा की सामग्री। बी है आपका महल, महानता। सी है आपका फल, कृपा। डी है आपका कृपा महल। तो ऑप्शन ए तो सभी को पता ही होगा, कृपा। और प्रसाद का अर्थ हो जाता है आपका महल। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन डी। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द युग्म चर्म, चरम, चर्म का उचित अर्थ है। पहला शब्द दे रखा है आपका उसने चरम, दूसरा दे रखा है चर्म का उचित अर्थ है। पहला ऑब्जेक्टिव है टूटना, शाश्वत। बी श्रेष्ठ, शक्तिहीन। सी अंतिम सीमा, चमड़ा। डी चमड़ा अंतिम सीमा। तो इसमें भी आपको एक शब्द का अर्थ सबको ही मैं मानती हूँ कि पता ही होगा, जो कि है चर्म। इसे बोलते हैं हम चमड़ा, और चरम का अर्थ होता है अंतिम सीमा।
तो ऑप्शन सी। किस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द सार्थक नहीं है? तो ऑप्शन आपका ए दे रखा है, बुरे मार्ग पर चलने वाला कुमार्गी, ठीक है। छुटकारा दिलाने वाला त्राता, ये भी आपका ठीक है। हमें ढूंढना नहीं। आकाश में घूमने वाला आकाशवृत्ति, ये आपका गलत है। आकाश में घूमने वाले को बोलते हैं नवचर। जिसे करना कठिन हो दुष्कर, ये भी ठीक है। इसके साथ साथ हम अपना एक नया शब्द और जानेंगे जिसे बोलते हैं अनिश्चित जीविका या प्रवृत्ति, जिसका सही आंसर होगा आकाशवृत्ति, ठीक। जिसका उच्चार या हल न हो सके वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो आपके ऑप्शन दे रखे हैं असहाय, असीम, असाध्य, असह्य। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, असहाय। इसमें सा पूरा बनेगा, असहाय। प्रिंट मिस्टेक है, असहाय में पूरा सा बनेगा। जिसकी कोई सहायता ना कर सके, जिसकी कोई सहायता करने वाला ना हो। असीम, जिसकी कोई सीमा ना हो। असह्य, जो सहने योग्य ना हो या जो सहन करने योग्य ना हो। अगले प्रश्न पे चलते। निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? महादेवी छायावादी कवित्री है, तो हम बोलते हैं कवित्री है, तो ये तो गलत हो गया। जब भी आप आओ मुझे मिलें, जब भी आप आए, तो ये भी अशुद्ध हो गया। आपका दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया, आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया, इसमें भी मिस्टेक आ गई। डी, रमा ने अपने भाई से पुस्तक पढ़ने को कहा, तो यह वाक्य आपका पूर्णतः शुद्ध है। प्रदुमन शब्द की शुद्ध वर्तनी है प्रद्युमन, प्रदुमन, प्रदुमन, प्रदुमन। तो आपका यह शब्द मैंने अभी थोड़ी देर पहले ऊपर ही लिख के दिखाया था कि दा में यहाँ दा आधा होता है और या होता है, तो इसका सही आंसर है विकल्प ए। मेरे हाथ में लेखनीय वाक्य में कौन सा प्रसर्ग है? कर्म, अपादान, अधिकरण, संप्रदान। तो इसका आंसर आएगा सी। इसको थोड़ा सा हम और समझ लेते हैं। तो संज्ञा या सर्वनाम के, मतलब शॉर्ट में मैं नाउन एंड प्रोनाउन के लिए पी बना देती हूँ, कि जिस रूप से उसका वाक्य के अन्य शब्द विशेष अन्य शब्दों जैसे कि क्रिया, शॉर्ट में लिख देती हूँ, विशेषकर क्रिया से संबंध ज्ञात हो, उसे कारक कहेंगे। कारक को सूचित करने के लिए, कारक को सूचित करने के लिए करने
के लिए जिन चिन्हों का यूज हम नाउन और प्रोनाउन में लगाते हैं वो सब आपके क्या कहलाते हैं? विभक्ति। और विभक्ति चिन्ह ही बेटा आपका कारक चिन्ह या प्रसर्ग होता है। इनकी संख्या कितनी होती है? 8। तो हम विभक्ति देख लेते हैं। ठीक है, तो विभक्ति के रूप में तो प्रथम द्वितीय तृतीय चलेगा, मतलब 1 2 3 4। कारक के नेम देख लेते हैं और फिर इनके चिन्ह देख लेते हैं। तो कर्ता ने कर्म को करण से, यहाँ से सिर्फ जो फील आ रहा होगा वो के द्वारा वाला आ रहा होगा, मतलब मेरे से उसने ऐसा कराया। ठीक, संप्रदान को और के लिए, यह आपको कारक में याद होना चाहिए, तभी आप कारक या विभक्ति या परसर्ग को कर पाएंगे, अन्यथा आप इसके प्रश्नों को नहीं कर पाएंगे। ये क्रम आपको याद होना चाहिए। अपादान से, यहाँ तो कारण में भी से आ रहा था तो उसके द्वारा काम हो रहा था। अपादान से यहाँ पे चीज़ अलग होगी, तो अलग होने के लिए राम मोहन से जुदा हो गया, होने के लिए, यहाँ सब नहीं आ पा रहे इसलिए थोड़ी इधर लिख दे रही। कारक फिर चिन्ह संबंध, तो इसमें आ जाता है का, की, के, रे, रा, री। अधिकरण में पर, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे आदि। बहुत आसान है याद करना, 2-3 बार बस इसे आप रिवाइज करेंगे इतने में ही हो जाएगा। हे अरे ओ जैसे शब्द आएंगे। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से, संबंध का की के, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे आदि। आदि पर किस कारक का परसर्ग है? संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण। तो में पर बेटा किस में आ रहा था? हमारे अधिकरण में। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध का की के, अधिकरण में पर। तो यहाँ पे क्या दे रखा है आपका? पर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अधिकरण। निम्नलिखित में से समिति शब्द का बहुवचन क्या है? वेरी सिंपल क्वेश्चन है। समितियाँ। जब भी यहाँ आता है तो उससे पहले वाले अक्षर पर ई की यदि मात्रा होती है तो वह छोटी ई में कन्वर्ट हो जाती है। हमेशा ध्यान रखें, ये अगर यहाँ के साथ चंद्रबिंदी आ रही है या एक ही मात्रा आ रही है, मतलब आपके बहुवचन में या आ रहा है, तो इससे पहले वाले शब्द पे ई की मात्रा जो है वो छोटी ई में बदल जाएगी। अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों के नाम किस लिंग में होते हैं? पहला है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, उभयलिंग। तो इसका सही आंसर होगा पुल्लिंग। और जो आपके अपवाद हैं वो हैं दोनों ई और ऋ। भाववाच्य छाटिए। दादाजी के द्वारा अनिल को डांटा गया। तोते से उड़ा नहीं गया। अशोक ने आइसक्रीम खाई। चोर पकड़ा गया।
इसका सही आंसर है बी, तोते से उड़ा नहीं गया। इसमें भाववाच्य है। जो हमारे वाच्य हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, इसे भी नोट कर लें। वाच्य जो हैं उसके प्रकार हैं 3 वाच्य के। पहला है आपका कर्ता वाच्य। जिस वाक्य में क्रिया कर्ता के अनुसार हो, क्रिया कर्ता के अनुसार हो। अगला है आपका कर्मवाच्य। तो इसकी भी डेफिनेशन हो जाएगी कि जिस वाक्य में क्रिया कर्म के अनुसार हो। भाववाच्य, जिसमें क्रिया कर्ता और कर्म के अनुसार प्रयुक्त न होकर केवल भाव के अनुसार हो, केवल भाव के अनुसार हो, उसमें भाववाच्य हो जाएगा। एक बार फिर बोल देती हूँ ताकि आप लोग लिख लो। वाक्य में क्रिया कर्ता अथवा कर्म के अनुसार न होकर बल्कि भाव के अनुसार हो, वहाँ पे भाववाच्य होता है। तो तोते से उड़ा नहीं गया, यह एक भाववाच्य क्रिया है। दादाजी के द्वारा अनिल को डांटा गया, यह कर्म है। अशोक ने आइसक्रीम खाई और चोर पकड़ा गया, इसमें क्रिया हो रही है, तो ये दोनों ही कर्ता वाच्य हैं। इसमें कर्ता जो सब्जेक्ट है उसने आइसक्रीम खाई है और जो सब्जेक्ट है वही पकड़ा गया है, तो दोनों ही कर्तावाच्य हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य है? यज्ञदत्त देवदत्त को व्याकरण पढ़ाता है। बी, वह उड़ती हुई चिड़िया पहचानता है। सी, उसमें ना पत्ते थे ना फूल थे। डी, मैंने सुना है कि आपके देश में अच्छा राज प्रबंध है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। इसमें एक मिश्र वाक्य है और मिश्र वाक्य की पहचान होती है कि इसमें साधारण वाक्य के अतिरिक्त उसके अधीन दूसरा वाक्य होता है। पहला वाक्य साधारण होगा और दूसरा वाक्य उसी पे डिपेंड कर रहा होगा। मैंने सुना है कि, क्या सुना है? आपके देश में अच्छा राज प्रबंध है। और कल मैंने आपको संयुक्त वाक्य के बारे में बताया था कि संयुक्त वाक्य में दोनों ही क्या होते हैं? स्वतंत्र रूप में पाए जाते हैं। मिश्र वाक्य की एक पहचान और है जिसके लिए आप ट्रिक के तौर पर लिख सकते हैं कि इसमें प्रायः कि, जो, जहाँ, जिसने, ज्यों ही, जैसे वैसे, क्योंकि, यदि, तो शब्दों का प्रयोग हुआ होगा। अगर यह शब्द वाक्य में पाए जा रहे हैं तो आप आँख मूंद कर बंद करके आंसर पे टिक लगा सकते हैं। गीता ने कहानी लिखकर पुरस्कार प्राप्त किया, वाक्य किसका उदाहरण है? सरल, संयुक्त, मिश्र, इसमें से कोई नहीं। तो मैंने आपको अभी बताया मिश्र वाक्य क्या है, जिसमें एक वाक्य साधारण और दूसरा उसके अधीन हो। संयुक्त में क्या है कि दोनों ही वाक्य स्वतंत्र रूप में होंगे। सरल में क्या है, एक ही कर्ता होगा आपका और वही क्या कर रहा होगा? क्रिया कर रहा होगा। ठीक है, इसमें एक ही क्रिया कर रहा होगा और एक ही कर्ता होगा, वो आपका सरल वाक्य हो जाता है। रेखांकित चिन्ह कौन सा है? लोभ सूचक चिन्ह, स्थान सूचक चिन्ह, समाप्ति सूचक चिन्ह, टीका सूचक चिन्ह। तो ये आपका लोभ सूचक चिन्ह है। समाप्ति सूचक कल वाली क्लास में मैंने बताया था आपके लिए, आज फिर बता देती हूँ। टीका सूचक चिन्ह, तो इसमें हम इस तरह से बनाते हैं। ठीक है, दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? अल्पविराम, अर्धविराम, योजक, कोष्टक। तो इसका आपका सही आंसर होगा योजक, जिसका चिन्ह होता है।
अगला है आपका अल्पविराम। तो अल्पविराम में हम कॉमा जिसे बोलते हैं अर्धविराम, तो इसमें हम लगाते हैं। और उसके बाद कोष्ठक, तो कोष्ठक में आप जो ब्रैकेट वगैरह यूज करते हैं इन्हें ही हिंदी में कोष्ठक कहा जाता है। चांदी का जूता मारना मुहावरे का सही अर्थ निम्न में से कौन सा है? ए रिश्वत देना, बी परवाह ना करना, सी बहुत पीटना, डी आनंद मानना। तो आप पढ़ रहे हैं चांदी का जूता मारना, तो चांदी मतलब कोई महंगी चीज़ भी दी जा रही है और फिर उसका क्या मारा जा रहा है? जूता मारा जा रहा है, मतलब बेइज्जती भी की जा रही है। तो आप सेंस लगा सकते हैं कि परवाह ना करना भी नहीं है, आनंद भी नहीं होगा, बहुत पीटना और रिश्वत में ही आप कंफ्यूज होंगे। तो इसका सही आंसर है रिश्वत देना, जिसके लिए हमारी पुलिस बॉलीवुड में भी बहुत बदनाम है और वास्तविकता में देते भी हम ही लोग हैं और बदनाम भी हम ही करते हैं। असरफियाँ लूटें और कोयले पर मोहर, लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? ऑब्जेक्टिव आपके दे रखे हैं, बड़े बड़े खर्चों पर ध्यान न देना, छोटे खर्चों में कंजूसी दिखाना, बी सहारे के बिना योग्यता का व्यर्थ हो जाना, सी स्वाभाविक दोष का किसी अन्य कारण से और अधिक बढ़ जाना, डी एक वस्तु में होने वाला लाभ दूसरी वस्तु में हुई हानि में नष्ट हो जाना। तो इसका मेरा आंसर होगा बड़े बड़े खर्चों पर ध्यान न देना, छोटे खर्चों में कंजूसी दिखाना। असरफियाँ लूटें और कोयले पर मोहर, मतलब असरफियाँ लुटा रहे हैं, मतलब बड़े बड़े खर्चे पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, और कोयले मतलब छोटी सी चीज़ों पर कंजूसी दिखा रहे हैं। तो हमारी इसी तरह की वीडियो जो आपकी परीक्षा की तैयारी को ध्यान में रखकर बनाई जा रही हैं, वीडियोज़ को ज़रूर देखें, अपनी तैयारी को अच्छे से पूरा करें। 3 महीने का जो आपका समय है, 70 दिन का टाइम था आपका, अब जो कि 67 दिन की तैयारी में ही रह गया है, मतलब 65 या 66 डेज़ में लगातार मैं आपके लिए आपकी वीडियोस भेजती रहूँगी। अपनी वीडियोस देखना ना भूलें, पेपर की तैयारी में जुड़े रहें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, खुद भी देखें, अपने दोस्तों को भी दिखाएं। मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास पे।